तो देखिए एरर क्या होता है, एरर क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने क्या करो कुछ मेजरमेंट की, ठीक है, सपोज करो आपने इस तरह से एक लेंथ मेजर की, ये लेंथ सपोज करो 3 मीटर ये लेंथ है, आप लोगों ने जब मेजर किया तो आपका आंसर आ रहा है 2.9 मीटर, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे हो कि यार इसकी लेंथ क्या है, एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे हो ना आप इसकी लेंथ क्या है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू इसकी जो एक्चुअल में थी वो अलग है, और जो आपने मेज़र की जो मेजर्ड वैल्यू है वो अलग है ना। तो ये जो एक आप लोग कह सकते हो एक अनसर्टनिटी है मेजरमेंट में, है ना, ये इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट है। इसी अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट को, ठीक है, इसी अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट को क्या बोला जाता है, इसी अनसर्टनिटी मेजरमेंट को बोला जाता है एरर। क्या बोला जाता है, एरर, ठीक है जी, समझे। तो लिख लो एरर की डेफिनेशन, साथ साथ में पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते रहो, सो दैट कि आपके प्रॉपर नोट्स जो है वो बनते रहें, फिर आपको कहीं से कोई नोट्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी आपकी अच्छे से बनती जाएगी, आप जैसा समझते जा रहे हो और लिखते जा रहे हो। दिस इज़ अ बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, यही सबसे अच्छे तरीके से आप अगर स्टडी करना है ना आपने, यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लोग चीज़ें एक एक डेफिनेशन समझ रहे हो और इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करते जा रहे हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कुछ सोचते हैं कि हम लोग बस समझते जाएं चीज़ें, ठीक है, और फिर हमें क्या वो एक नोट्स वगैरह मिल जाएं तो फिर हम वहाँ से हमको ये अच्छे से याद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नोट्स में कुछ और चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। नोट्स में क्या होगा, नोट्स जो होते हैं वहाँ से क्या चीज़ें होती हैं कि वो लोग सीधा क्या करते हैं, कोई बुक लेंगे उसी को वो कॉपी करके उसी के नोट्स बना देंगे, तो वो आपको उस तरह की लैंग्वेज मिलेगी, नोट्स में क्या मिलेगी, लैंग्वेज बुकिश लैंग्वेज ही मिलेगी। तो उससे क्या परेशानी होगी, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज जो है वो अगर अच्छे से अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ, फिर कोचिंग की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब इस तरह से जब पढ़ाया जा रहा होता है, तो इस तरह से जब आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं अभी आपको एरर की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ये कहीं अब क्या ये एक समझ लो आप लोग फ्लो में एक अच्छी वेल अंडरस्टैंड डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या होगा, वो अच्छे से समझ भी आने वाली है और वो इजी लैंग्वेज में होगी, ठीक है, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं होगी, वो थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में होती है। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। इसलिए आप लोग इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, सिर्फ वीडियो नहीं देखा करो, लेट के आराम से वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो हमें समझ आ रहा है, उससे आप लोग कुछ गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है, सीधा बोलता हूँ आपको, कुछ गेन नहीं कर पाओगे। आपको अगर कुछ गेन करना है प्रॉपर वे में, अगर आपको स्टडी करनी है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को लगाओ, ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ कि जिस चीज़ को लिखना है उसको लिखो, ठीक है। खासकर जब मैं कुछ असाइनमेंट्स घर में करने के लिए भी बोल रहा होता हूँ आपको, तो उनको भी ट्राई किया करो, और अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, क्लियर। तो मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा मैं आपको, ठीक है जी। तो एरर क्या होता है, एरर होता है मेजरमेंट में कुछ अनसर्टनिटी है। अनसर्टनिटी का मतलब पता क्या होता है, मतलब पक्का पता नहीं होना। आप लोग अगर लोकल भाषा में अगर बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि यार मैंने इस लेंथ को मेज़र तो किया है, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है यार ये पक्का 3 सेंटीमीटर है या नहीं है, या पक्का ये 30 सेंटीमीटर है या नहीं है, मुझे कोई पक्का पता नहीं है, बट मेज़र किया मैंने, बट मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट सच में इसकी लेंथ इतनी थी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि सच में इतनी ही इसकी लेंथ थी। तो जब हम किसी क्वांटिटी की एग्जैक्टनेस नहीं बता पाते ना, ठीक है, जब हम किसी क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते, उसी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताने को ही क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनसर्टेनिटी। तो इसलिए एरर की डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, द अनसर्टेनिटी मतलब पक्का पता ना होना किसी चीज़ का, द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जब मेजरमेंट में पक्का पता ना लगे कि ये पक्का मेजरमेंट इतनी है या नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इस मेजरमेंट की इतनी है या नहीं है, जब ये एग्जैक्ट वैल्यू में ना मिले तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो इसी अनसर्टेनिटी को, द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। इसी अनसर्टेनिटी को क्या कहा जाता है, एरर, ठीक है। इसी अनसर्टेनिटी को क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। क्लियर, लिख लिया, ओके। अब करते हैं इसकी टाइप्स, यानी कि अब ये अनसर्टेनिटी किन किन कारणों से हो सकती है, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी किन किन कारणों से हो सकती है
उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसी से हमें इसकी टाइप्स का भी पता चलेगा। तो टाइप्स करते हैं एरर की। अब लिखो पहली टाइप। फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट एरर। चलो कांस्टेंट एरर को डिस्कस कर लेते हैं पहले। कांस्टेंट एरर, देखो कांस्टेंट एरर क्या होता है। जब आप क्या कर रहे हो, कुछ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो। सपोज करो आप लोगों ने ओम्स लॉ तो पढ़ा है ना, तो सपोज करो आप लोगों ने क्या किया, वी एक तरफ आपने क्या वी मेज़र कर रहे हो, एक कॉलम में आई मेज़र कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप ओम्स लॉ का। तो फिर क्या होता है, आर किसके बराबर आता है, वी अपॉन आई, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, इस तरह से वी मेज़र किया, कुछ वैल्यू आई होगी इसकी, है ना, कुछ आई की वैल्यू आई होगी, तो कुछ आर की भी वैल्यू आई होगी। सपोज करो इस जो इसकी ट्रू वैल्यू है उसमें आर की वैल्यू सपोज करो 2, ठीक है, 2 ओम है। तो आप लोगों ने क्या किया, पहली बार जब ऑब्जर्वेशन ली थी तब आपकी 2 ओम नहीं आई, सपोज करो आपकी आ गई 1.9 ओम। आपने सेकंड ऑब्जर्वेशन ली, फिर से आपका एरर क्या आ रहा है, फिर से आपकी वैल्यू 1.9 ओम आ रहा है। फिर से आपने तीसरी ऑब्जर्वेशन ली, फिर आपका आंसर आ रहा है 1.9 ओम, ठीक है। चौथी ऑब्जर्वेशन ली, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन आई 1.9 ओम। तो आपका लगातार आपका एक ही एरर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रू वैल्यू रजिस्टर की उस रजिस्टर पे दी होती है, ठीक है। जो रजिस्टर आप लोगे ना उस पर जो ट्रू वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, ट्रू वैल्यू जो होती है रेजिस्टेंस की वो उस पर दे रखी होती है। बट आपने क्या किया, ओम्स लॉ यूज़ किया, वी की वैल्यू मेज़र की, ठीक है, आई की वैल्यू मेज़र की, दोनों को डिवाइड किया, रेशियो निकाली, और हर बार आपका एरर 1.9 आपका आंसर 1.9 आ रहा है। यानी कि हर बार ट्रू वैल्यू के हिसाब से आपका 0.1 ओम का एरर आ रहा है, 0.1 ओम की आपको अनसर्टेनिटी रह रही है। तो ये जो इस तरह का जो एरर होता है, ठीक है, जो सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट रहता है, ठीक है, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट रहता है, उस एरर को कहा जाता है कांस्टेंट एरर। क्या कहा जाता है उसको, कांस्टेंट एरर, ठीक है, क्या कहा जाता है, कांस्टेंट एरर कहा जाता है, ठीक है जी। तो लिख लो उसको, व्हेन द सेम amount of error arise in the series of observation, then it is known as कांस्टेंट एरर। तो उसको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट एरर कहा जाएगा, ठीक है जी, क्लियर, लिख लिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एरर। सेकंड ले लेते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, देखो सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब होता है, सपोज करो आपको एक लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, और कुछ बच्चों ने उसकी लेंथ मेजर की, सपोज करो इसकी एग्जैक्ट लेंथ जो कि ट्रू वैल्यू उसके मान लो 3 मीटर है, तो कुछ बच्चों ने मेजर की, उनका आंसर आ रहा है 3.1 मीटर, ठीक है, 3.1 मीटर। तो सपोज करो 2 स्टूडेंट्स ने मेजर की, उनका आंसर 3.1 मीटर आ रहा है, ठीक है, और कुछ 2 और स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने जब मेजर किया उनका आंसर 2.9 मीटर आ रहा है, ठीक है जी, 2.9 मीटर आ रहा है। तो ऐसे एरर कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर रहे हो और नेगेटिव डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो या कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक एरर बोला जाता है। और देखिए ये ऐसे एरर होते हैं जिनका काज पता होता है, ठीक है, जिनका काज पता होता है और इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। सपोज करो अब ये 2 स्टूडेंट्स जो है वो अगर 0.1 मीटर एक्स्ट्रा जो है मेज़र कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पता करके इसको वापस हम ओरिजिनल या ट्रू वैल्यू तक वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एरर ऐसे होते हैं, आप लोग ऐसे कह सकते हो, ये एरर ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी इनकी वैल्यू जा सकती है, और आप लोग कह सकते हो कि इनका जो कारण होता है वो कारण भी उस ऑब्जर्वर को जो ये मेजरमेंट ले रहा है उसको पता होता है, और वो उस एरर को अपने
आप लोग कह सकते हो कि और प्रिसेशन करके अपने और अच्छे तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को या उस मेजरमेंट को लेकर उस एरर को वो मिनिमाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के एरर को क्या बोला जाता है? सिस्टेमेटिक एरर कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसकी भी डेफिनेशन आप लोग कॉपी पे लिख लो। दीज आर दोज एरर, ठीक है, दीज आर दोज एरर, क्या बताया मैंने? दीज आर दोज एरर दैट tend to be in one direction, either positive or negative. In fact, the cause of these errors are known and can be minimized। ठीक है जी, तो ये ऐसे एरर होते हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में भी अराइज हो सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी अराइज हो। तो थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए, ये वो एरर्स होते हैं जो एक मेजरमेंट पे अराइज होते हैं ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ द डिज़ाइन और कैलिब्रेशन। ठीक है, यानी कि देखो क्या होता है, कैलिब्रेशन का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर? सपोज करो जैसे आप, हमने देखा वेइंग मशीन देखी होगी आप लोगों ने ना, वेइंग मशीन में ना थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ता है उन लोगों को, ऐसे करके होती है ना वो, वहाँ पे जब वो इसको स्टार्ट करते हैं ना तो यहाँ पे कैलिब्रेशन करते हैं। वो कैलिब्रेशन क्या होता है कि हो सकता है उनका यहाँ पे एग्जैक्ट पहले जीरो नहीं आ रहा हो सकता है यहाँ पे पहले 2 kg आ रहा हो, तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और इसको कैलिब्रेट करते हैं, जीरो पे सेट करते हैं। उसके बाद वो जो है उसके बाद ये इसको वो यूज़ में लाते हैं। तो मतलब कि अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू अगर सपोज करो ज़ीरो नहीं हो, यहाँ तो वो आप लोग कह सकते हैं स्टार्टिंग में अगर वो ज़ीरो से बियॉन्ड चला गया हो या ज़ीरो से थोड़ा सा फॉरवर्ड चला गया हो, तो इसको वापस ज़ीरो पर रखना, इसको वापस ज़ीरो पे रखने को बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, बोलते हैं उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। अगर ये कैलिब्रेशन सपोज करो एक ऑब्जर्वर ने कुछ ऑब्जर्व करना था, कुछ मेजरमेंट करनी थी, उसने पहले ये कैलिब्रेशन नहीं की। ठीक है, एक ऑब्जर्वर ने कुछ ऑब्जर्व करना था, उसने पहले ये कैलिब्रेशन नहीं की। अब क्या होगा, उसकी मेजरमेंट में कुछ एरर आएगा। ठीक है, उसकी मेजरमेंट में क्या होगा, कुछ एरर आएगा। वो जो एरर अब उस मेजरमेंट में आएगा ना, वो किसकी वजह से आ रहा है? इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है ना। ठीक है, तो क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन नहीं की हुई थी, इसीलिए वो एरर आ रहा है। क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन नहीं की थी, इसीलिए वो एरर उसमें आ रहा है। इसलिए उस एरर को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। या फिर सपोज करो आपके पास इस तरह से एक स्केल है और वो स्केल ना पहले से यहाँ पे थोड़ी सी टूटी हुई है। ठीक है, वो स्केल पहले से थोड़ी सी टूटी हुई है और फिर भी जो ऑब्जर्वर है वो उसी स्केल से उसको मेज़र कर रहा है। किसी लेंथ को उसने मेज़र करना है, वो इसी तरह से टूटी हुई स्केल से उसको मेज़र कर रहा है। ठीक है, टूटी हुई स्केल है, उस टूटी हुई स्केल से वो लेंथ को क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। तो क्या होगा, तो भी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब ये एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए इस एरर को भी क्या बोला जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दीज आर दोज एरर्स which arise due to the imperfect design। ठीक है, तो ये वो एरर होते हैं जो इम्परफेक्ट डिज़ाइन की वजह से आप लोग कह सकते हो क्रिएट होते हैं, और कैलिब्रेशन की वजह से। ठीक है, और कैलिब्रेशन यानी कि अगर कैलिब्रेशन ही नहीं की हुई है, ठीक है, उसकी वजह से, या इम्परफेक्ट डिज़ाइन है, टूटा हुआ स्केल है, उसकी वजह से जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट करें। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नंबर 4 है ना। एक होता है जी पर्सनल एरर क्या होता है? देखो, ऐसे एरर जो इस वजह से अराइज हो रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वही इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करना है वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेबॉर्ट्री अच्छी सी मिली हुई है, सब कुछ ओके है, मतलब हर चीज़ ठीक है। लेकिन
ठीक क्या नहीं है, जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट करना है वही इनएक्सपीरियंस है, वही इनएक्सपीरियंस है, उसी को पता नहीं है कि मेरे मेजरमेंट कैसे करनी है। जब उसको पता नहीं होगा कि मेजरमेंट कैसे करनी है तो वो क्या करेगा, वो उस स्केल का ढंग से यूज़ नहीं कर पाएगा, है ना, वो स्केल का ढंग से यूज़ नहीं कर पाएगा। इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अच्छा होने के बावजूद, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट होने के बावजूद वो जब मेजरमेंट लेगा तो उस मेजरमेंट में गलतियां करेगा। तो ऐसी गलतियों को क्या बोला जाता है, पर्सनल एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्सनल एरर बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग, दीज आर दोज एरर्स, दीज आर दोज एरर्स which arise due to inexperience, which arise due to inexperience of the person। ठीक है, ये ऐसे एरर होते हैं जो किसकी वजह से अराइज होते हैं, इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन को भी पता नहीं होता कि रीडिंग्स कैसे लेनी है। ठीक है जी, तो अगर उस बंदे को आप लोग रीडिंग्स लेने के लिए बोलोगे जिसको खुद एक्सपीरियंस ही नहीं है, पता ही कुछ नहीं है, तो एरर तो आएगा ही। उस एरर को क्या बोला जाता है, पर्सनल एरर। क्या बोला जाता है, पर्सनल एरर। लिख दिया था ना, ओके। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस रैंडम एरर। ठीक है, फिफ्थ है ये, रैंडम एरर, रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर क्या होता है, देखो कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनका ना कारण ही पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, जो रीडिंग्स ले रहा है ऑब्जर्वर वो भी वेल नोन होता है। ठीक है, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कैसे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, अच्छे से उसको पता होता है। इंस्ट्रूमेंट अच्छा ठीक है होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी सही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एरर आ रहा है। अब उसको उसका कारण नहीं पता चल रहा कि क्या कारण है इस एरर का। ठीक है, जब ऐसा एरर अराइज हो जिसका कारण ही नहीं पता चल रहा हो, ठीक है, उस एरर को क्या बोला जाता है, रैंडम एरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैंडम एरर। तो हम लोग लिख सकते हैं दीज आर दोज एरर्स, दीज आर दोज एरर्स which arise due to unknown cause। ठीक है, ऐसे एरर जो अननोन काज की वजह से अराइज हो रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है रैंडम एरर। ठीक, मिटा दूं, ओके। नंबर 6 करते हैं। अब नंबर 6 करते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर को डिस्कस करते हैं जरा। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो कुछ ऐसे भी एरर होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अराइज होते हैं। मतलब कि सपोज करो इंस्ट्रूमेंट, फिर से मैं आपको वो बता रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट आपका ठीक है, जिस बंदे ने मेजरमेंट करनी है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है जिसने ऑब्जर्वेशंस लेनी है वो भी बिल्कुल वेल नोन है, उस मेजरमेंट को कैसे लेते हैं, इस जो वे ऑफ मेथड से अच्छे से अवेयर है कि किस मेथड से किस तरीके से इन मेजरमेंट्स को कंडक्ट करना है, उसको अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, और उस एरर का आने का कारण क्या है, अगर उस एरर के आने का कारण अगर टेम्परेचर हो, ठीक है, उस एरर के आने का कारण अगर वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो, इस तरह के कारण अगर होंगे, ठीक है, तो तब जो एरर अराइज होता है मेजरमेंट में उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। आप सोचोगे यार इन फैक्टर से एरर कैसे अराइज हो सकता है और 100% हो सकता है। कैसे, आप सोचो रेजिस्टेंस होती है ना, जो ये रेजिस्टेंस होती है ना, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी। आपने अगर ओम्स लॉ को भी 10th क्लास में स्टडी किया था तो आपने उस स्टेटमेंट में भी आपको याद है आपने क्या बोला होगा, आपने बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद आप लोगों ने क्या बोला था, अपनी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बोली थी, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, क्या था, आप सोचोगे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन फैक्टर से कैसे एरर अराइज हो सकता है। एरर अराइज हो सकता है, कैसे अराइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर मेटल की जो रेजिस्टेंस होती है टेम्परेचर के बढ़ने से भी बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ने से
रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती है। तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि सपोज करो आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ आपने क्या किया, रेजिस्टेंस मेजर की एक रजिस्टर की, और ये काम किया आप लोगों ने गर्मियों में, ठीक है, जून जुलाई में, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं जी, कब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, सपोज करो फरवरी में। अब आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब फाइंड कर रहे हो आप 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर का देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द टेम्परेचर, सो रीडिंग्स में फ़र्क आएगा। आप सोचोगे, आप सपोज करो अभी भी आपने उतनी वोल्ट ली, उतनी करंट ली, अब यहाँ पे जितनी आप वोल्ट लोगे उतनी करंट आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बढ़ चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। तो इसीलिए आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू में ज़रूर कोई ना कोई अंतर जो है आएगा। इसका मतलब अब आप सोचो कि वो अंतर क्यों आ रहा है, वो अंतर आ रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। और वो एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन इंक्लूड होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इस सब फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे एरर्स जो इन सब फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, ये जो एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से जब कोई एरर किसी एक ऑब्जर्वेशन में आता है तो उस तरह के एरर को क्या कहा जाता है, उस तरह के एरर को कहा जाता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, कर लिया, मिटा दूँ, ओके। कितने हो गए, 6 हो गए। चलो एक और पढ़ लेते हैं। एक और था आपका ग्रॉस एरर था, ग्रॉस एरर। देखो ग्रॉस एरर क्या होता है, ये वो एरर होते हैं जो एक मेजरमेंट में आते हैं ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर है, ठीक है, वेल नोन, अवेयर है वो उस मेजरमेंट को कैसे लेना है उस मेथड से, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन बस क्योंकि वो केयरलेस है, ठीक है, उसकी वजह से जब कोई एरर राइज होता है ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर, उसकी वजह से जो एरर राइज होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, दीज आर दोज एरर्स which arise due to sheer carelessness of observer। ठीक है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रॉस एरर। क्या कहा जाता है, ग्रॉस एरर। अब पढ़ते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर। ये तो जस्ट आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये कोई एग्ज़ाम में देखो जो चीज़ें आनी है ना, आपको टाइप्स ऑफ एरर, ऐसे जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ना आपके क्लासेस वगैरह में, वहाँ पे तो वो पूछ सकता है। लेकिन अगर बोर्ड की मैं बात करूँ तो बोर्ड में जिस एरर की सबसे ज़्यादा बात होनी है वो अब आएगा। ठीक है, अभी मैं जितने भी मैंने एरर आपको बताए ना, ये जो टाइप्स बताई, ये ऐसे क्लास में यूनिट टेस्ट में वगैरह आ सकते हैं, और ऐसे आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरर हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके आने के। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरर जिसके बारे में हमने अभी शायद 1-2 दिन हमने और बात करनी है, ठीक है, ये एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा। अब जिस एरर की मैंने बात करनी है उसमें हम लोगों ने कुछ मैथमेटिक्स भी यूज़ करना है, और उसी एरर के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया ना, जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं जेई में, मेंस में, उसके बाद ये जो हमारा नीट है, इनमें या अलग अलग और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो हमारे पास ये एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें आपका जो एरर का जो क्वेश्चन अराइज होना है वो क्वेश्चन अराइज होगा अब जो एरर मैं आपको समझाने वाला हूँ उस एरर से। ठीक है जी, यानी कि अब आपकी असली जो टाइप है ना, देखा जाए ना अगर वो अब स्टार्ट होती है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर एक ये है, और एक मैं आगे बताऊँगा, एक रिलेटिव एरर और एक परसेंटेज एरर। ये जो 3 है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 अभी एरर बताऊँगा, मैं एब्सोल्यूट एरर बताऊँगा, एक रिलेटिव एरर बताऊंगा और एक परसेंटेज एरर बताऊंगा। ये जो 3 एरर की जो मैं बात करूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट एरर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और इसी के बेसिस पे जो है वो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रजिस्टर है। सपोज करो इस तरह से आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है, सपोज करो ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये आपके पास एक रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर की ना एक ट्रू वैल्यू दी रखी होती है कंपनी ने, ट्रू वैल्यू होती है वो, ठीक है, कंपनी ने बता के रखा होता है ये कितने ओम का रजिस्टर है। मान लो ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये कंपनी ने बोल के रखा हुआ है, इसको बोला जाता है ट्रू वैल्यू। ठीक है, जब इस रजिस्टर को बनाया गया इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड की गई और इसको कंपनी ने वहाँ पे लिख रखी होती है। ठीक है, ऐसे, और रजिस्टर के केस में ना ये यहाँ पे लिखा नहीं होता कि 2 ओम, वहाँ पे कलर कोडिंग होती है।
ठीक है, ये आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा कि कलर कोडिंग क्या होती है। जो ये रजिस्टर होते हैं ना, इन पे कुछ कलर पेंट किए होते हैं और उन कलर से हम लोगों को पता करना होता है कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। लिखा नहीं होता उसके ऊपर, कलर कोडिंग होती है, कलर पे लिखा होता, कलर किए होते हैं रजिस्टर्स पे, और उन कलर की हम लोगों को उन कलर को डिकोड करते हैं और हम पता लगाते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। तो ये जो कंपनी ने जो वैल्यू दे रखी होती है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। लेकिन क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जैसे मैं सोच सकता हूँ होमजा लगा के मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी भी कुछ वैल्यू आई, ठीक है, वो जो आपकी जो वैल्यू आई ना उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या बोला जाता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या बोला जाता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब देखो ट्रू वैल्यू, अच्छा सपोज करो ट्रू वैल्यूज़ की 2 ओम थी, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपका आंसर आ रहा है 1.5 ओम। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू, है ना। सपोज करो ट्रू वैल्यूज़ की 2 ओम थी, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू आई 1.5 ओम। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू, है ना डिफरेंस। इसी डिफरेंस को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एरर। दैट इज व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, लिख लो लिखो 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 इसको लिखो। क्या लिखोगे इसको? लिखो एब्सोल्यूट एरर में भी डिफाइन एज, it is defined as the difference between true value and experimental value, ठीक है। ये डिफरेंस होता है किसका? किसका? ट्रू वैल्यू का और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं इसको। ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकता हूँ फिर मैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू, ठीक है, माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। शॉर्टकट में लिखूँ टीवी माइनस ईवी, ठीक है, याद रखना। टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, ईवी मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर आ गया? टीवी माइनस ईवी, ठीक है। ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर? इसको अच्छे से समझ लेना। अभी ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं ना, वो इन्हीं प्रॉपर डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने से ही सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों को फिर ये प्रॉपर डेफिनेशंस पता नहीं होती अच्छे से, तो फिर क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट चले जाते हैं और फिर उनको न्यूमेरिकल का पता नहीं चलता कैसे फाइंड करना है कैसे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिव एरर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव एरर। देखो रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर जो आपका आया डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। लिखो उसको, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। इट्स अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। दैट इज, अभी और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पे। रिलेटिव एरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर, वो शॉर्ट फॉर्म याद है? शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था मैंने आपको? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू टीवी माइनस ईवी, है ना। ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय टीवी, है ना। ये अपना ही हमारा एक शॉर्टकट है, ठीक है। इसको याद रखना है। जैसे कहीं बुक पे तो नहीं लिखा होगा टीवी माइनस ईवी 1 टीवी, बट ऐसे आपको याद रखने के लिए मैंने आपके एक ट्रिक समझ लो, आप इसको याद रखने के लिए, इजीली याद रखने के लिए मैंने ऐसे बताया हुआ आपको। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर खुद किसके बराबर था? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? नाउ लास्ट डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया ये एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, बार बार बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। परसेंटेज एरर, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इन्हीं एरर पे ऊपर बेसिस है। परसेंटेज एरर क्या होता है? देखो जो रिलेटिव एरर पढ़ा ना आप लोगों ने, यही रिलेटिव एरर अगर हम लोग परसेंटेज में बता देंगे, इसी रिलेटिव एरर को अगर हम परसेंटेज में बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में, उसी को बोला जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। बड़ा सिंपल, ठीक है। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज, रिलेटिव एरर
expressed in percentage is known as percentage error, इसी को परसेंटेज एरर कह दिया जाएगा, ठीक है। दैट इज परसेंटेज एरर किसके बराबर आएगा? देखो रिलेटिव एरर क्या था? रिलेटिव एरर था एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, यही था ना। इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर। यानी कि अपना जो हमारा शॉर्टकट्स है, ठीक है, अपना जो हमने शॉर्टकट बनाया उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? ट्रू वैल्यू टीवी माइनस ईवी डिवाइड बाय टीवी, ठीक है। टीवी माइनस ईवी डिवाइड टीवी इंटू 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर, ठीक है। और ये जो मैं आपको अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, टीवी माइनस ईवी बाय टीवी, ये जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वहाँ पे ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। वहाँ पे ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ आपको, टीवी माइनस ईवी बाय टीवी, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्म बता रहा हूँ ना आपको, ये शॉर्टकट फॉर्म वहाँ पे बड़ी काम आएगी, ठीक है। तो उस लिहाज से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एरर्स आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। एरर के बारे में हमने स्टार्ट किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट एरर हम लोगों ने स्टडी किए यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। कल हम लोग क्या करेंगे, अब इन एरर्स की ना प्रोपोगेशन को डिस्कस करेंगे। प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि अगर आप लोगों को दो एरर्स को ऐड करना हो तो कैसे ऐड किया जा सकता है, दो एरर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो ये हम लोग सीखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कि एरर्स को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे जो एरर्स हैं इससे रिलेटेड, जो न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में जो अपेयर होते हैं उनकी बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा और कुछ जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे सपोज करो नीट में और जेई में जो पुराने क्वेश्चन जो अपेयर हुए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होते हैं। और जब आप उनको करोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि आप सोचोगे कि नहीं हम भी आराम से इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज इतना ही रखते हैं, ओके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।